जय हिंद बच्चों। क्लास 9th के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मैं आपके समक्ष लेकर आ गया हूँ। वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूँगा। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट, ये 2 पार्ट में मैं इसको संभवतः कंप्लीट करूँगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले आपको जानना है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे। तो जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है ना, कोई भी पदार्थ एक ही तरह कण, जितने भी कण उसमें हैं सबकी प्रकृति एक ही हो, यानी सबकी रासायनिक प्रकृति एक ही हो, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे सोना में हर एक कण उसका सेम प्रकृति, रासायनिक प्रकृति होगा। तांबा में के कण आपस में सेम प्रकृति के हैं, तो हम कहेंगे कि यह पदार्थ क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट, मिश्रण। मिश्रण क्या कहेंगे, तो जब कोई वस्तु 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है ना, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, या 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होगा, है ना, जिसका अनुपात कोई फिक्स ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। मिश्रण जो है 2 वर्गों में मिश्रण को बांटा जाता है। एक समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, और दूसरा विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, तो समांगी मिश्रण है वैसा मिश्रण जिसका संगठन हर जगह समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। संगठन जो है कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में हर जगह समान मात्रा में मिला अगर हो, जो यौगिक उसमें है या जो तत्व उसमें है, तो हम उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे जल में चीनी, अब चीनी अब मिला देते हैं पानी में, तो चीनी पूर्ण रूप से पूरे पानी में, जितना भी आप सैंपल पानी का लिए हैं उसमें पूर्णतः समान रूप से फैल जाता है। तो कहीं से भी आप चीनी का सैंपल उठाइए, आपको समान मिठास लगेगा। तो इस तरह का मिश्रण हो समांगी मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल है नमक, चीनी का मिश्रण हो या नमक का मिश्रण, तो यह हो गया आपका समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, तो जस्ट उसका उल्टा है कि वैसा मिश्रण जिसका संगठन हर जगह समान नहीं हो, है ना, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो इस तरह के मिश्रण को बोलेंगे हम विषमांगी मिश्रण। जैसे नमक और सल्फर का मिश्रण, नमक और लोहे का छीलन का मिश्रण, तो इसमें आपको विषमांगी मिश्रण मिलेगा। पानी में मिट्टी मिला दीजिए तो मिश्रण जो मिलेगा आपको वो हर जगह समान, आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा, उसका संगठन हर जगह समान नहीं होगा, इससे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। नेक्स्ट, मिश्रण के अवयवों की प्रकृति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है ना। उसमें मिश्रण के कुछ जो कणों के साइज है, उसकी प्रकृति है, तो उसके आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा है, देखिए नीचे, विलयन, दूसरा निलंबन, और तीसरा कोलॉइड। विलयन को बोले सॉल्यूशन, है ना, निलंबन को सस्पेंशन, और कोलॉइड इंग्लिश टर्म ही है, इसको कोलॉइड बोले। चलिए एक एक करके देखते हैं। निलंबन, पहला जो विलयन देखते हैं। तो विलयन सॉल्यूशन जो है वो क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में 2 भाग होते हैं, चूँकि उसमें अगर 2 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट आपका विलायक कहलाएगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट आपका विलय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी मिला है, तो 2 कंपोनेंट हो गया, इसमें एक चीनी हो गया, दूसरा पानी हो गया, तो एक इसमें सॉल्वेंट होगा यानी विलायक होगा, दूसरा विलय होगा या सॉल्यूट होगा। अब किसे विलायक और किसे विलय कहते हैं, है ना, उसको समझिए। देखिए, जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे यानी सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन जब बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो पानी अधिक मात्रा में होता है, तो पानी जो हुआ वो विलायक हुआ,
जबकि चीनी जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहेंगे। विलय और विलायक दोनों मिलकर के विलयन बनते हैं, तो हम कह सकते हैं विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। और यहाँ उदाहरण दिया हुआ है चीनी और जल का विलयन। टिंचर आयोडीन याद रखिएगा, इसमें आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। इसमें आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन बोलते हैं। ये मेडिसिन वगैरह मेडिकल फील्ड में यूज होता है। सोडा जल या कोक, ठीक है। चौथा गैस में गैस का विलयन। तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स आपके सॉल्यूशन के हैं। नेक्स्ट है विलयन के गुण, ठीक है। पहला गुण देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है, ऊपर देखते आ रहे हैं, संगठन हर जगह इसका समान पाएंगे आप। दूसरा, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। इसका व्यास जो होगा 1 नैनोमीटर, यानी कि नैनो मतलब 10⁻⁹, तो 1 × 10⁻⁹ मीटर से भी ये छोटा होता है। तीसरा, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश आप उसमें पास करेंगे प्रकाश की किरणें को, तो ये किरणें उसमें विजिबल नहीं होगी। क्यों विजिबल नहीं होगी? क्योंकि इनके कण बहुत ही छोटे हैं, जो टकराते नहीं हैं या आप उसको देख नहीं पाएंगे, दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो विलयन ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका। चौथा पॉइंट हुआ छानकर आप इसे अलग नहीं कर सकते। जो विलय इसमें घुले हुए हैं, जैसे कि आप चीनी और पानी का घोल बनाए हैं, तो आप सोचेंगे छान करके चीनी अलग कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। विलयन में ऐसा संभव नहीं है कि आप विलय को छान कर अलग कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, है ना। जब आप इसको कुछ देर तक के लिए छोड़ देते हैं, कि 1 घंटा 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, तो विलय जो है ना, जैसे चीनी और पानी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो चीनी पेंदी पे आके नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये अस्थायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब विलयन की सांद्रता को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं विलयन की सांद्रता को। तो इसको देखते हैं कि विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। जनरली हम मोटे तौर पे विलयन को तनु या सांद्र या संतृप्त कह सकते हैं या कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं ये तुलनात्मक शब्द होते हैं, है ना। तनु, सांद्र, ये सब तुलनात्मक शब्द हैं। वो कैसे? क्योंकि जब दो या दो से अधिक आपके पास विलयन रखे हुए हैं, तो जिसका सांद्रता सबसे कम है ना, उसे तनु कहेंगे, और जिसकी सबसे अधिक है उसे सांद्र कहेंगे। यही बोलचाल की भाषा में आप यूज करते हैं। लेकिन 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, तो आप किसी 2 में ही कंपेरिजन करके तनु और सांद्र कह सकते हैं। तीसरे को आप बीच वाला को क्या कहेंगे, है ना। एक तनु हो गया जिसमें सबसे कम सांद्रता है, और जिसमें अधिक सांद्रता है उसे सांद्र कहेंगे, है ना। तो आप ये समझिए। नेक्स्ट है कि निश्चित तापमान पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए विलायक में घुला होता है ना। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल सुनिए। देखिए, जब आप एक सैंपल, एक वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए कप में, और उसमें चीनी घोलिए या नमक घोलिए। आप घोलते जाइए, एक समय आएगा जब चीनी या नमक उसमें फिर फर्दर नहीं घुलेगा। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उस तापमान पर विलय का और अधिक मात्रा नहीं घुल पाता है। तो इस सॉल्यूशन को जो आपको विलयन जो तैयार हुआ, इससे हम संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। क्योंकि संतृप्त हो गया, अब इसको नहीं चाहिए और ना ये लेगा उस तापमान पे, है ना। और उस तापमान पे उसमें मौजूद विलय की वो मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी घुलनशीलता कहलाएगी, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, निश्चित तापमान पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए विलायक में घुलार होता है, तो उसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है, और विलय की उस अधिकतम मात्रा को उसकी घुलनशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि उससे कम जो भी मात्रा हो विलय की, संतृप्तता को जो पहुंचा,
उससे पहले जितने भी मात्राएं उसमें थी विलय की, वो अभी संतृप्त नहीं है, मतलब उसमें और कुछ मिल सकता था। तो उसके पहले जो भी उसकी मात्रा होगी वह असंतृप्त विलयन कहलाएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि यदि यह विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होता है तो इसे असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट देख लीजिए इसमें, विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता को यहाँ पे जैसे कि आप पहले देखें क्या कि तनु और सांद्र कहें, लेकिन तनु और सांद्र किसी दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे अगर हैं तो आप उसको तनु सांद्र करके काम नहीं चला सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सांद्रता उसकी निकालते हैं। सांद्रता होती क्या है, वो होती है कि विलय जो है वह कितना विलय है किसी दिए गए विलयन की मात्रा में, है ना। विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो कई तरीके हैं सांद्रता को मेंटेन करने के लिए, यहाँ आपको दो तरीके जानने हैं, है ना। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने के दो विधियाँ निम्नलिखित है जो आपको यहाँ जानने हैं थोड़ा हायर क्लास में, और बहुत सारी जो भी सांद्रता को दर्शाते हैं वो आप जानेंगे। देखिए यहाँ दो कौन कौन सी है। एक है द्रव्यमान बाई द्रव्यमान। तो उसमें द्रव्यमान बाई द्रव्यमान वाला में क्या होता है कि विलय का द्रव्यमान ऊपर लेते हैं, बट्टे में विलयन का द्रव्यमान लेते हैं गुने 100। तो ये द्रव्यमान में द्रव्यमान परसेंट हो गया, प्रतिशत, है ना। W/W परसेंट भी लिखते हैं इसको। और दूसरा हुआ द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत में विलय का द्रव्यमान लेंगे और नीचे में बट्टे में विलयन का आयतन लेंगे गुने 100। तो ये दो विधियाँ आपको जानने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निलंबन। निलंबन सस्पेंशन, ठीक है। तो निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण पहले हम लोग जाने कि यहाँ पे ओवरऑल कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो ऐसे विलयन है, यहाँ पे निलंबन है। इसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि विलायक में निलंबित रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं गुणधर्म। पहला, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विलय के कण को आँखों से देखा जा सकता है, चूँकि इसका साइज बड़ा होता है इसीलिए इनके कणों को आप देख सकते हैं। ये प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, चूँकि कण का साइज इनका बड़ा होता है इसीलिए प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, जिससे इनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी जब इससे प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश को आप उसमें देख पाएंगे। इसको टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। चौथा है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं। अब शांत छोड़ देते हैं तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कफ सिरप या इस तरह का जो सिरप मेडिकल शॉप से जब लेते होंगे आप, लिए होंगे, तो उसमें लिखा होता है सिक वेल बिफोर यूज़, है ना। तो क्यों ऐसा लिखा होता है, क्योंकि जो उसमें विलय होते हैं, जो उसमें विलय मिलाए होते हैं, वो उनके कण निलंबन जैसे निलंबित होते हैं, है ना। वो एक तरह का निलंबन हुआ आपका जो सिरप हुआ, तो वो कुछ देर अगर इस तरह से छोड़ देते हैं आप तो उसके कण पेंदी में बैठ जाते हैं। इसीलिए उसको हिलाने की सलाह दी जाती है कि आप हिला करके उसको सेवन करें। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इसे शांत छोड़ देने से इनके कण नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है, इनके कणों को छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चूँकि कण का साइज बड़ा है इसीलिए आप इसको छान कर अलग कर सकते हैं छानन पत्र से। चलिए नेक्स्ट, कोलॉइड, जो तीसरा है हम लोग का कोलॉइड। कोलॉइड क्या कह रहा है, ये एक समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी मिश्रण है ना। यानी दिखेगा समांगी, लगेगा कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कण विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होते हैं, यानी कि दोनों के बीच वाला ये मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कोलॉइडल विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। अब ये दोनों क्या है, तो विलय और विलायक जो आप लोग पहले देखें स्लाइड में, तो विलय और विलायक जैसे है उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। कैसे, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो विलय हुआ,
है ना। जिस तरह से विलय में जो कम मात्रा है, जो घुला हुआ है, वो आपको विलय कहलाया, यहाँ पे परिक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे। और विलायक जिसमें वो घुला हुआ है वो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। बस यही अंतर है, शब्दों का हेरफेर है, चीज़ वही है। यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था विलय हुआ, जबकि परिक्षेपण माध्यम विलायक हुआ। डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। चलिए अब इसका गुणधर्म देख लेते हैं। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, इनके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इनके कण के साइज जो है सस्पेंशन से छोटे होते हैं, तो आप इनको नहीं देख पाते हैं। यह प्रकाश के कणों को फैलाकर इसके मार्ग को दृष्टिगोचर कर देते हैं। कण बहुत भी छोटा नहीं है, सॉल्यूशन जैसा है ना, विलयन जैसा, इसीलिए ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। शांत छोड़ देने पर इनके कण तल पे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ठीक है, अनलाइक सस्पेंशन जो निलंबन था, वहाँ पे कण के साइज बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ कण के साइज तल पे नहीं बैठते, कण जो है तल पे नहीं बैठते हैं, है ना, क्योंकि साइज बहुत बड़ा नहीं है, निलंबन से छोटा होता है। और लास्ट पॉइंट है, इन्हें छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से विलयन में छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अलग इसको करने के एक छोटा सा विधि है जिसको अपकेंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इनके कणों को पृथक कर सकते हैं। जैसे दूध से मलाई निकलता है, तो मलाई को बाहर करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा प्रयोग कर सकते हैं और आप उसको अलग कर सकते हैं। तो अब इसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसको आप देख लें। जैसे कि परिक्षिप्त प्रवस्था विलय के रूप में द्रव और विलायक के रूप में गैस, मतलब गैस में द्रव, ऐसे बोलेंगे गैस में द्रव। तो गैस में द्रव का एग्जाम्पल एरोसोल हुआ, उदाहरण हुआ कोहरा, बादल, कुहासा। तो कोहरा में देखिए आप जो है वो गैस में पानी का कुछ बूंदें होती है ना, या बादल में भी इसी तरह से, है ना। तो यह हो गया आपका गैस में द्रव का एक कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया गैस में ठोस। तो गैस में ठोस प्रकार एरोसोल हो गया, इसमें धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। धुआं में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल के रूप में वहाँ पे कार्बन पार्टिकल भी होते हैं। तो कार्बन पार्टिकल सॉलिड हो गया, ठीक है, ठोस हो गया। और है कहाँ, धुआं गैस में, तो गैस में आपका ठोस हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट द्रव में गैस। तो द्रव में गैस का एग्जाम्पल फोम, ठीक है, क्रीम में गैस का कुछ बुलबुला के रूप में वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट द्रव में द्रव, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इमल्सन, है ना, दूध इमल्सन प्रकार हुआ, इसमें उदाहरण हो गया दूध, फेस क्रीम। द्रव में द्रव का एग्जाम्पल, दूध में पानी मिला दीजिए, ये भी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस सोल, यहाँ सेल लिखा हुआ गलत हो गया, लिखा टाइपिंग है, सोल होगा। तो द्रव में ठोस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कीचड़ है, इसमें द्रव में ठोस का एग्जाम्पल हो गया। ठोस में गैस, यहाँ फोम है, ठीक है, फोम, रबर, स्पंज, ये ठोस में गैस हुआ। स्पंज देखे होंगे ना, पहला चैप्टर में स्पंज के बारे में आया था, उसे दबाने पर चिपटा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस भरा होता है ना। नेक्स्ट है ठोस में द्रव, है ना, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, द्रव होगा। तो ठोस में द्रव जेल हुआ, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और ठोस में ठोस सोल हुआ, इसमें रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, या ठोस में ठोस और भी आप एलोए वगैरह सुने होंगे, तो यह एग्जाम्पल हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द ही, तो उसमें बाकी चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। आप इसे 2-3 बार देख लें, समझें, कोशिश करें, चैप्टर को आप एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ें, है ना, और वीडियो को 2-3 बार देखें, तो आपको चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को, अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने को है। धन्यवाद।